लेक्चर नंबर 50 सुबह कौन सा था? नहीं नहीं, वो और सिस्टम है। खैर ना, तू टेस्ट, पिछले वाला टेस्ट वो डिस्कस करने वो यार, जान दे यार, तो पेड़ खा ले क्लास तो बता के यार, हद होगी। कौन सी एडजस्टमेंट है उसमें जो कह रहे हैं? MCQ नंबर 8 IS 21 पेज 498। भाई अब्दुल्ला को बुलाना। जुपिटर लिमिटेड, भाई ये मिटाओ जरा। हैज़ अ फंक्शनल करेंसी इन पाक रुपीज़। भाई फास्ट यूनिवर्सिटी में देख के आओ, नमाज 5:30 है ना, तो हम फिर इंशाल्लाह 5:15 तक ख़त्म करेंगे, फिर वरना फिर 5:05 पे ख़त्म कर देंगे, इधर पढ़ेंगे। जुपिटर लिमिटेड फंक्शनल करेंसी, दुआ करो तो 5:30 हो इस पाक रुपीज़। इट बॉट अ प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क फॉर $5 मिलियन। इसने न्यूयॉर्क में एक प्रॉपर्टी खरीदी है $5 मिलियन की। आज चुप माड़ा। ऑन 2 जुलाई 2019 द 25% अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली एंड रिमेनिंग इज टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर 2019। सर आसिफ ने इस तरह छोड़ा था, बाल खुले छुड़वा के और कैप पहना के छोड़ा उस क्लास से। ऑन 31 दिसंबर 2019। जुपिटर लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 सितंबर ईच ईयर। ओके, एक है भाई एसेट साइड और एक होगी लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड के अंदर जो है वो हम पीपीई के रूल लगाएंगे और लाइबिलिटी साइड पे देखेंगे IS 21 के रूल लगाने। तो इट बॉट अ प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क फॉर $5 मिलियन ऑन 2 जुलाई 2019। तो डेट ऑफ परचेज बता दें, 2 जुलाई 2019। 25% पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली एंड द रिमेनिंग इज टू बी पेड इन अगले साल। 2 जुलाई 2019, पेज नंबर 498। कॉस्ट बता दें, वही जो सवाल पिछली क्लास में किया था IS 21 वाला। ओके, डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट, फाइव इंटू 164। रिलैक्स रहें, देखें कल छुट्टी है, कल इंशाल्लाह हमने बहुत पढ़ना है घर में। जी जवाब 820, 820। खामोश। 25% अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली एंड रिमेनिंग इज टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर। आप मुझे बता दें आपकी पेमेंट जो है वो कितने डॉलर है? $5 टोटल। इसमें से थोड़ा सा IS 21 जहन में लाएं। 25% वॉज पेड इमीडिएटली, 1.75% इज टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर 19। जनरल एंट्री 2 जुलाई 19। एसेट का नाम प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी डेबिट या बिल्डिंग ही होगी ना, बिल्डिंग ही होगी, बिल्डिंग डेबिट पेएबल क्रेडिट। ओके, $5 इंटू 164, 1.25 इंटू 164, 3.75 इंटू, चलें जी नोट, अगले सफ़े पे एंट्रीज नोट कर लें, पहले सफ़े पे ये बन जाएगा। कुक करने से कुछ होगा, ऐसे बैठने से तो नहीं होगा। मेरे ख्याल से हम तो तन मन धन दे के बैठते थे, दोनों बच्चों को साइड पे करके ऐसे क्लास ले रहे होते थे टेंटिव होके। हम अपने ज़माने में जो साथ हमारे बच्चे बैठे होते थे, 150 बच्चों ने शुरू किया था हमारे साथ पीआरसी करना, जिसे आप कहते हैं आज के ज़माने में। तो फिर 2 साल में 7 थे जो पहली टर्म में पास हो गए थे। तो आपके तो माशाल्लाह ज़्यादा होते होंगे, 149 जो 2 साल में कर लें। ओके, क्या आई कैप आटे में से नमक चुनते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो पढ़े फिर कर भी जाते हैं, इसी बदनाम किया हुआ है। आगे चलें। द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 5.1 मिलियन आफ्टर 3 मंथ्स। ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू 5.1 होगी। पहले फेयर वैल्यू पे लेके जाएं या 3 महीने के डेप्शन रिकॉर्ड करें? 3 महीने के। ईयर एंड जल्दी आ गया, ईयर एंड जल्दी आ गया। जिंदगी में कभी ईयर एंड जल्दी आ सकता है। हो सकता है आप 28 दिसंबर को पैदा हो, 2 दिन बाद ईयर एंड आ जाए, तो ईयर एंड जल्दी आ सकता है। दिसंबर वाले हाथ खड़ा कर दें। चलें ठीक है, तो ईयर एंड जल्दी आ गया था। आगे चलें जी। अब मुझे बताएं भैया, ना डेप्रिसिएशन के साथ डेट लिखनी है, लिखो। डेप्रिसिएशन के साथ डेट लिखना मैंने तब मना किया हो जब रिवैल्यूएशन के बाद वाली डेप्रिसिएशन हो। अभी आप बस आराम से रिलैक्स करें। 30 सितंबर 19 डेप्रिसिएशन 820 डिवाइडेड बाय 50, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन होगी। मुझे चाहिए 3 महीने की। 4.1 815.9। नहीं, चलने दो, मुझे याद है सोल्यूशन में कैसे हुआ हुआ, चलने दो। बुक वैल्यू 815.9। ओके, अब 30 सितंबर 19 को वैल्यूड अमाउंट 5.1 इंटू 168, बहुत जवानी चढ़ी हुई है इसी को। 5.1 ना भाई, आप लोग कमेंट ना किया करो। 168 जब आप 856.8। जिन हजरात तक फिजिकल वालों तक ये लेक्चर यूट्यूब के जरिए पहुंच रहा है, बरकत के लिए 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। हमाद खड़े हो, और बताएं। साउद खड़े हो, बाट खड़े हो, जमशेद दानिश खड़े हो, जो दस्तगीर खड़े हो, जो है ना सादा नाम, आशिर हाशिर सरगोदा में खड़े हो, जो कि नोहा। अच्छा,
छोड़े सब, ये दानिश को तो खड़ा नहीं कराया आपने। द प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिन पर्पस, IS 16 लगेगा, एंड इट्स अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर्स। तो IS 16 वाली रिवोल्यूशन है। एंट्रीज करवा दें, 4.1 की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, तीस सितंबर 19, हवाई एंट्री, बिल्डिंग डेबिट रिवोल्यूशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट 40.9। ना ना भाई आप बहुत बोल रहे हो। अच्छा, रिमेनिंग लाइफ इस सवाल में क्यों नहीं निकालनी पड़ी? क्योंकि रीवैल्यूड अमाउंट के बाद वाली डिप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, इसलिए रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ी। रिमेनिंग लाइफ तब निकालनी पड़ती है जब रीवैल्यूड अमाउंट के बाद डिप्रिशिएट हो। कोई एंट्री रह गई हो? कौन सी? कोई एंट्री रह गई हो? करंट टैक्स कितों आ गया ना, PBT गिवन है ना टैक्स रेट गिवन है, हद होंगी है। कोई चीज दिमाग समार हो जाए तो कुछ दे। अच्छा, पर पेएबल को वर्सेस वाली कैलकुलेशन में छोड़ दे मोबाइल, पेएबल को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। 3.75 मल्टीप्लाई करें लेटेस्ट रेट से, चपेड़े पड़नी है आज को। खुदा का खौफ, अगले साल का रेट क्यों यूज करना है? मैं ईयर एंड पे खड़ा हूं, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। मेरा ईयर एंड 30 सितंबर 19 है, 30 सितंबर 19 पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। आप लोग सरकार अगले साल की पेमेंट करा रहे हैं मुझे। आई कैप सक्सेसफुल हो गया भाई, अगले साल पेमेंट होनी है ना। हाइब्रिड वालों, अच्छा तो मेरे भाई अगले साल जो पेमेंट होनी है वो देखी जाएगी। फिलहाल ईयर एंड का रेट बताएं। 16 अगले साल पेमेंट होनी है ना इस पे। 3.75 जरा 168, ये लेटेस्ट रेट आ जाएगा 630। ये थोड़ा सा वो बस IS 21 रनिंग में नहीं है जिस वजह से मसला आया है। वर्सेस चलो शुक्र है ना तो याद है 615 कितने बजे है? 5:30। अच्छा चलें जी, 30 सितंबर 19। बाइक कितने लोगों के पास है? बाइक वाले हाथ खड़ा कर दें। हाँ बस ठीक है, एक एक सबके साथ बैठेगा, चले जाएंगे। 30 सितंबर 2019, 3-4 मैं उठा लूंगा। 30 सितंबर 2019। आप बताएं जी, पेबल किस पे खड़ा था, किस पे लेके जाना है, क्या करें? अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज लॉस कहां डालते हैं? P&L में। अब आप लोग सारी रिक्वायरमेंट्स के आगे ना अमाउंट्स लिख दें, उसकी रिक्वायरमेंट सब खुद ही सॉल्व कर लें। भाई पेमेंट इंशाल्लाह अगले साल होगी, पेमेंट की एंट्री में नहीं करा, पेमेंट अगले साल होगी। जब पेमेंट करेंगे तो डॉलर कितने का हो गया, लेकिन इग्नोर करें इसे, किताब पे लिख दें सारी अमाउंट्स रिक्वायरमेंट्स के आगे।
सीए इंटर के बाद कहीं जाके उन्हें मोबाइल खरीदा था, वो भी फारक सा। शादी 2010 में ही थी मेरे ख्याल से, 8 में सीए हुआ था, 8 के शुरू में, लेट कर दी 2 साल, 100 से अभी तक, पहले हो जानी चाहिए। ये ऐसे गलत है, जल्दी होनी चाहिए। एट विच अमाउंट द अबव प्रॉपर्टी शेल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट ऑन 30 सितंबर 2019। बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी कितने में नजर आएगी 30 सितंबर 19 को? 856.8। व्हाट इज द टोटल खर्चा या इनकम नेट करके, व्हाट इज द टोटल खर्चा या इनकम इन पी एंड एल इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव? पी एंड एल, ओसीआई नहीं, खर्चा 4 अच्छा जी, डेप्रिसिएशन आ गई, एक्सचेंज लॉस, इनकम तो कोई नहीं है, डेप्रिसिएशन बढ़ा दें, लॉस बढ़ा दें, खर्चा बढ़ा दें, $19.1। What is the total credit in revaluation surplus in respect for the year? For the year, as on नहीं, for the year, for the year याद रखिएगा, इस एंट्री से पता चलेगा, as on ये हुआ करेगा, ये for the year है, ये as on है। क्या इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है? क्यों हो सकता है? हो सकता है कोई पुराना सरप्लस पड़ा हो, कभी पहले भी रिवैल्यू हुआ हो। फॉर द ईयर पूछ रहे या एज ऑन पूछ रहे? ये भी आज सुन लें, ये फॉर द ईयर है, ये एज ऑन है। तो फॉर द ईयर स्काई ब्लू पट्टी, फॉर द ईयर के साथ लिख लें स्काई ब्लू पट्टी, फॉर द ईयर 40.9। At which amount payable for property shall be presented in balance sheet? 630, क्योंकि पेएबल पे नहीं हुआ ना। For this part of requirement, you may assume that cost model is used. At which amount the property shall be presented in balance sheet? Assume करें cost model यूज हो रहा है। अगर assume करें cost model यूज हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? फिर रिवैल्यू नहीं करेंगे, तो फिर 815 पॉइंट। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज ना होता तो ये ना होता, तो ये ना होता, तो ये ना होता, तो फिर खोता ये 815.9। तुझे क्या पता खोता क्या है? पंजाबी आती है? डंकी? पश्तो में क्या कहते हैं खोते को? खर। खर, पेशावर में जाके खर ना मुंह से निकाल दीजिएगा। खर खर कर रहे हो आप, अगला समझ, खर खर बोले, खर खर नहीं करना पेशावर में जाके, खर। आप भी आते होंगे, ये कराना था। चलें अगला इसी तरह का सवाल करें। IS 38, बिल्कुल ये फॉर्मेट खुला रहने दें। IS 38 खोलें। हमें तो भूल भी गया हुआ, पता नहीं वो टांजेबल था या इम्पेयरमेंट था या रेवेन्यूज था। इनटांगेबल, भाई पेज नंबर इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूं। सनशाइन इन द इवनिंग, पेज 251। देखें साथ वाला सन शाइन कर रहा है, हाइब्रिड में भी देखें भाई, साथ वाले सन को शाइन कर रहा है। पिछली रो में देखें साथ वाला सन शाइन कर रहा है। चलें अपने गिरेबान में देख लें, सन शाइन कर रहा है। अच्छा ओके, चलें जी, पेज नंबर निकाल लिया।
और यकम जुलाई 2016 बड़े एंजॉय किया करेंगे हम इस क्लास में, मतलब ये बताने का, इधर उधर की गप्पे मारा करेंगे। और यकम जुलाई 2016 सनशाइन लिमिटेड एक्वायर्ड 4 लाइसेंसेस। अब आपने किताब के 2 टोटे कर दिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, पेज 251, सनशाइन एक्वायर्ड 4 लाइसेंसेस नेमली आबासाडा फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। बताएं जी ओरिजिनल लीगल लाइफ कितनी है? इंटेंजेबल को अमोर्टाइज करते हैं, ये ना रिवीजन हो जाएगी, जरा अटेंशन से जरा सुनिएगा। लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। अच्छा, लीगल लाइफ में रिन्यूअल को तब डालना है जब रिन्यूअल सस्ती हो, बहुत सस्ती हो। कॉस्ट ऑफ लाइसेंस 200। अच्छा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, लाइसेंसेस आर फॉर अ पीरियड ऑफ ओरिजिनल लीगल लाइफ 10 years। लाइसेंस से कितने के? 200 का। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन 12 साल। रिन्यूअल कॉस्ट, रिन्यूअल इधर देखें, ये मैंने सवाल कराया हुआ आपको कहीं और डलवा के, ये रिन्यूअल मिनिमल है, ये रिन्यूअल मिनिमल है, लेकिन ये मिनिमल, द रिन्यूअल विल अलाउ द लाइसेंस फॉर अ पीरियड ऑफ, मैंने मशवरा ये दिया था 5 लिख के इसको काटिएगा क्योंकि रिन्यूअल सस्ती नहीं हो रही। आप बता दें लीगल लाइफ 10, शॉर्टर बताएं 10। सो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ IS 38। व्हाट इज ओरिजिनल लीगल लाइफ? असल में लाइसेंसेस में होता यह कि लाइसेंस हम पहले किसी खास अरसे के लिए लेते हैं। व्हाट इज ओरिजिनल लीगल लाइफ? 10 years। व्हाट इज रिन्यूअल? मे बी आई विल रिन्यू, मे बी आई विल नॉट रिन्यू, अभी तो बड़ा अंदाजा नहीं हो रहा, इतनी कोई सस्ती ऑफर नहीं है इतनी, इसलिए बस रिन्यूअल को छोड़े पड़े। अब ये एसेट फायदा कितना अरसा दे सकता है? 12 साल। ये यूजफुल लाइफ हो गई। एग्जैक्ट यही डाटा कॉपी पेस्ट करके मैंने कहीं और डाला हुआ था और यही सवाल आपको करवा चुका हूं मैं। एक लाइन मैंने उड़ाई थी सिर्फ, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू यकम जुलाई 16 को मैंने एसेट खरीदा है, मार्केट वैल्यू 30 जून 17 की अवेलेबल है, तो बता दें ईयर एंड रिवैल्यूएशन है, स्टार्ट ऑफ ईयर, ईयर एंड रिवैल्यूएशन। एसएल यूजेस द रिवैल्यूएशन मॉडल। लाइसेंस ए मैं कर लेता हूं, BCD आप लोग घर में कर लीजिएगा। लाइसेंस ए, डेटा सारा बना हुआ है, लाइसेंस ए। जी भाई कॉस्ट बताएं लाइसेंस ए की, डेट्स बता दें, डेट्स यकम जुलाई 16, डेप्रिसिएशन 30 जून, अमोर्टाइजेशन, कॉस्ट ऑफ एसेट पकड़ें, कॉस्ट ऑफ एसेट। ना ना ना, रिन्यूअल कभी नहीं लेनी, वो एग्जांपल 7 और 7A जाके रिवाइज कीजिएगा, वहां पे आपको ये याद है रिन्यूअल नहीं एक्सपेंस में नहीं डालनी, चपेड़ मारूं। जब ये रिन्यूअल होगी तब ये 6 अगर हो गई तो फिर 65 पे कैपिटलाइज होगी और 5 साल पर अमोर्टाइज होगी। यहां लिख लें एग्जांपल 7 और 7A, अगर भूल रहे तो 7 और 7A जिंदगी में कभी देखिएगा जाके, ये बात याद आ जाएगी। नहीं, एक बार दोबारा नहीं बोलूंगा। असल में करते ये हैं कि इसको 10 साल पे अमोर्टाइज करते हैं और रिन्यूअल अगर महंगी हो तो इग्नोर कर देते हैं, जब कभी हो तो होने के बाद इसको 5 साल पे अमोर्टाइज करते हैं। फिलहाल आप 10 साल पे अमोर्टाइज करें। कॉस्ट बताएं, 200 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, चुप भाई चुप चुप चुप।
क्या हुआ? सॉल्यूशन में शायद हमारे से गलती ये हुई है इस सवाल में कि हमने चारों लाइसेंसेस के लिए इस तरह की वर्किंग अलग अलग नहीं खोली, बल्कि सरप्लस और P&L का कॉलम नहीं बनाया और लाइसेंस A B C D खोल दिए। लेकिन आप लोग चारों का अलग अलग ट्राई कीजिएगा। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ। BCD लाइसेंस इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस होगा। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ। बैलेंस शीट और P&L बनाना है। इस सवाल में सबसे बड़ा बच्चे सवाल ये पूछते हैं कि आपने OCI क्यों नहीं शो किया। मांगा ही नहीं सवाल ने। कुछ लाइसेंसेस पे सरप्लस भी आएगा, हो सकता है लाइसेंस B पे सरप्लस आ जाए। तो बच्चे पूछते हैं आपने OCI क्यों नहीं बनाया। तो जब मैं उन्हें कहता हूँ रिक्वायरमेंट मैं जा रहा हूँ, फिर कमरे से बाहर चले जाते। तो बेहतर है कि आई ना, रिक्वायरमेंट पढ़ लें। P&L मांगे या OCI भी मांगी है। अगर इधर SOCI मांगी होती फिर P&L भी और OCI भी। बड़े ना तैयार होके आते हैं बच्चे, सर ये ना ये सवाल, फिर कहते हैं पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है। P&L में क्या क्या जाना है बताएं। 20 रुपए की अमाउंट आई और 10 रुपए का लॉस, बस ये दो चीजें जानी है। इसी तरह लाइसेंस B कीजिएगा, इसी तरह लाइसेंस C और D ट्राई कीजिएगा। बैलेंस शीट में क्या जाएगा। बैलेंस शीट में 170 जाएगा और सरप्लस एज ऑन भी जाएगा। वही रिवैल्यूएशन सरप्लस एज ऑन, वो भी जरा ट्राई कीजिएगा। मैं फिर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। कोई नहीं, सवाल हो जाएगा, कोई मसला नहीं। 4 सवाल हैं रिवैल्यूएशन के, रिवाइज हो जाएंगे। एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हैज एस्टिमेटेड एट, अच्छा सॉरी, लाइसेंस डी की एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक बंदे ने कहा है कि लाइसेंस डी की वैल्यू ये है। मेरे भाई याद रखिएगा, मैंने कहा था कि एक्टिव मार्केट अगर नहीं होगी तो लाइसेंस को रीवैल्यू नहीं करेंगे, इसको क्रॉस कर दें, इसको इग्नोर करेंगे। एक चीज जो आपको कंफ्यूज करिए वो मैं याद कराता हूं, वो मिक्स ना करें। सिर्फ इनटेंजेबल को कब रीवैल्यू करना है, जब एक्टिव मार्केट है, और जब एक्टिव मार्केट नहीं है, वो एक बात हमने पढ़ा था रेजिडुअल वैल्यू कब लेनी है। वो बात पता है क्या थी, वो ये थी कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू आपने तब माइनस करनी है या तो एक्टिव मार्केट हो या थर्ड पार्टी कमिटमेंट हो। ये भी थर्ड पार्टी कमिटमेंट नहीं है, थर्ड पार्टी कमिटमेंट तो ये भी नहीं है। एक बंदे ने अंदाजा लगाया कि हमारे इंटेंजिबल की वैल्यू ये है, इसको तो कुछ भी नहीं करना। तो रीवैल्यू करने की शर्त बता दें। एक शर्त है, सिर्फ एक्टिव मार्केट होनी जरूरी है, नहीं है तो नो रीवैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने की शराइत बता दें। या तो एक्टिव मार्केट हो, ना हो थर्ड पार्टी कमिट कर दे। 2 सफे हैं समरी वाले IAS 38 के, वहां ये बातें लिखी हुई हैं जी। वो हम करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा सवाल वो कराने। ओके, बड़े बहुत डिटेल से वो सवाल होने हैं जिसमें रिवैल्यूएशन भी आ रही होगी, बाकी चीजें भी आ रही होंगी। चलें जी, अब ऑब्वियसली जिथे दी डंकी उत्थे आ जाएं। IAS 12 पे थे हम, इसका सवाल करना है पास पेपर क्वेश्चन 12। ये अब होमवर्क है आपका, सवाल सिर्फ एक ही सवाल होमवर्क दिया है। IAS 38 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 11। अब ये दुआ लिमिटेड वाला सवाल है, अब आपके ऊपर है। इसको आप आधे घंटे में ख़त्म कराएं, 35 मिनट में ख़त्म कराएं, 40 मिनट में ख़त्म कराएं और आपकी छुट्टी है बस। कितने नंबर का सवाल है? 16 नंबर का, पेज नंबर 382।
16 जरा 1.8, 16 जरा 1.8, 29 मिनट्स। यार पता कराओ कहीं 5 बजे नमाज तो नहीं, तो टाइम फ्री। अच्छा जी। दुआ लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू टैक्सेशन। प्रिपेयर अ नोट फॉर 19 ओनली, फॉर 19 एंड DTL/A, ये पेज नंबर को ना गले लगा लें एक दफा। नोट किस साल का बनाने? 19 का। और DTL/A इन ईच टेम्परेरी डिफरेंस, हर एक का अलग अलग निकालना है। एट 31 दिसंबर 19 एंड एट 31 दिसंबर 18, हर पॉसिबल एफर्ट करके हम ब्रॉड डाउन निकालते होते थे वैसे, लेकिन अब उसने हुक्म ही दे दिया ब्रॉड डाउन निकालने का। तो DTL/A वाली वर्किंग जो है वो अब करनी पड़ेगी हमें, और वो वर्किंग असल में अब नहीं होगी, सवाल की मेन रिक्वायरमेंट है। पहली एडजस्टमेंट ऑब्वियसली थोड़ी सी आई कैप देता है, बच्चा सोचे, आगे सारा स्क्रैप भरा हुआ है। करंट टैक्स की वर्किंग, पहले सफ़े पे नोट आ जाएगा आधे सफ़े पे, और आधे सफ़े पे DTL/A एज ऑन आ जाएगा, और दोनों सालों का शायद DTL/A एज ऑन आ जाए, तो पहला सफ़ा काफ़ी है, वरना बरकत के लिए 1.5 सफ़ा छोड़ दें और अपने लिए पूरा, बरकत के लिए 1.5। अच्छा, करंट टैक्स साल 2019, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस बिफोर टैक्स भी हो सकता है। अच्छा, इससे रूल्स नहीं बदलेंगे कि ऊपर लॉस है तो अकाउंट, अच्छा ये अकाउंटिंग वालों का लॉस है, टैक्स वालों का लॉस नहीं है, अकाउंटिंग वालों का लॉस है। इससे रूल्स नहीं बदलेंगे कि अकाउंटिंग डेप्शन ऐड, टैक्स डेप्शन लेस, ये वाला रूल नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। अकाउंटिंग लॉस फॉर द ईयर 140, इसमें इस तक पहुंचते हुए 2 मिलियन की बैड डेट रिकवरी हुई है कस्टमर से, जिसका बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था पिछले साल। एज पर टैक्स लॉस रिसीवेबल रिटर्न ऑफ और अलाउड एज डिडक्शन, हमने भी यही पढ़ा हुआ है, अंदाजा माइनस नहीं होता, राइट ऑफ माइनस होता है। ये लाल दो मुझे, ये करीब कर लो चिट्टी लाल। अच्छा जी, टैक्स लॉस के मुताबिक रिसीवेबल जब राइट ऑफ होगा तब माइनस होगा। अमाउंट ऑफ 2 मिलियन इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, ऊपर लिखें इन 2019। सर आपको कैसे पता चला ये पैसे 2019 में आए? लॉस फॉर द ईयर इज 140, इट से पता चला मुझे, इट उठाई तो पता चला, इट से पता चला 2 मिलियन रिकवर हुआ है कस्टमर से हमारे साल, जिसके बैड डेट को हमने रिकॉर्ड कर दिया था पिछले साल। मुझे ये बताएं, टैक्स वालों ने बैड डेट को कब रिकॉर्ड किया? पिछले साल, जब क्या हुआ? राइट ऑफ हुआ। टैक्स वालों ने पिछले साल बैड डेट को रिकॉर्ड किया जब राइट ऑफ हुआ। हमारे साल जब रिकवर हुआ, पहली लाइन बताएं अकाउंटिंग वालों ने क्या किया? अमाउंट ऑफ 2 मिलियन इज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर इन 19, इट इंक्लूड, प्रॉफिट हो तो भी इंक्लूड, लॉस हो तो भी इंक्लूड, जो मर्जी है, लॉस या प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ता। इट इंक्लूड का मतलब है हमारे प्रॉफिट में पड़ा हुआ है 2 मिलियन। अकाउंटिंग वालों ने बैड डेट रिकवरी को P&L में डाल दिया है 2 मिलियन। अच्छा, टैक्स वालों ने पिछले साल क्यों माइनस करने दिया था? क्योंकि वो एक्चुअली लेके भागा था। इस साल जब वो ले आएगा तो आपके ख्याल से फिर टैक्स वाले क्या कहेंगे? पिछले साल किस वजह से टैक्स वालों ने माइनस करने दिया है? इसमें लिखा नहीं हुआ कि टैक्स वाले बैड डेट रिकवरी के बारे में क्या रूल बना रहे हैं, सवाल साइलेंट है।
टैक्स वाले बैडेड रिकवरी को इनकम में डालेंगे नहीं डालेंगे, इस एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ। आपके ख्याल से राइट ऑफ की वजह क्या होगी कि वो ऑफ कर दिया था, टैक्स वालों ने माइनस करने दिया। अब इस वो लेके आया होगा तो टैक्स वालों ने क्या कहा होगा कि यार तुम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था पिछले साल और हमने भी मान लिया था इसको राइट ऑफ, अब तो वो लेके आ गया है, तो अब ये तुम्हारी इनकम है। अकाउंटिंग वालों ने कहा हमने भी इंक्लूड की है, उनका करनी भी चाहिए। वो बाहर निकल के पता चला कि आधे बच्चे इसको इग्नोर करके आगे डैश डाल के वो पास हो गए। कहते हैं समझ नहीं आई, इग्नोर करे डैश डाल के पास हो गए। तो इग्नोर करना चाहिए जजमेंट को। जिनको समझ नहीं आई थी वो इग्नोर करके आ गए, वो जिनको समझ नहीं आई कुछ लेस भी करके आए होंगे 2 को, लेकिन जिनको समझ नहीं आई वो अक्सर इग्नोर करके आ गए और आई के अपने उनको पूरे नंबर दे दिए। बड़ा सोचा बच्चे ने। तो इसलिए अब इसको इग्नोर कर देंगे। आई रिपीट, एक दफा जरा मैं दोबारा बोलता हूं, हमारी इनकम में 2 मिलियन पड़ा है जो 2019 में हमें मिला है, अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट में पड़ा है। ये वैसे हमने राइट ऑफ कर दिया था पिछले साल और टैक्स वालों ने अलाउ कर दिया था पिछले साल। ऑब्वियसली जब राइट ऑफ हुआ होगा, आप बोलें टैक्स वालों ने कब डाला? पिछले साल। अच्छा, अब सवाल है कि वो बंदा ही पैसे लेके आ गया। जब वो बंदा पैसे लाया तो अकाउंटिंग के टीचर कहते थे बैडेड रिकवरी इनकम अदर इनकम में डालो। इस लाइन का क्या मतलब है? हमने अदर इनकम में डाल दिया। अब हमने टैक्स वालों से पूछा यार तुम क्या चाहते हो, सवाल साइलेंट है। तो मेरे ख्याल से तो पिछले साल जब उन्होंने खर्चे में डाला होगा टैक्स वालों ने, तो इस साल आने पे टैक्स वालों ने कहा होगा देखा वो बंदा पैसे ले आया, तुम लोगों ने हमारे से 2 नंबरी किया, राइट ऑफ करना ही नहीं चाहिए था तुम्हें, चलो इनकम में डालो। हमने कहा हमने डाल लिया है इनकम में, अब क्या करें? कुछ भी ना करें। तो इसलिए इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करना है, पकड़ लो। बाकी डैश डाल के आपने कुछ लिखना है लिख दें, मेरे ख्याल से आई के अपने तो नहीं शायद सोल्यूशन में लिखा हुआ। क्या? नहीं नहीं बस ठीक है, इग्नोर कर दें, कोई मसला। डैश डाल के लिख दें, जो मर्जी कर दें उधर। ये तो यार घिसी पिटी एडजस्टमेंट है। डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन, इट इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन जो कि हमने शेयर्स परचेज किए हुए हैं यूके में। इक्विटी होता है ना शेयर्स किसी के परचेज करना, हमने शेयर परचेज किए हुए हैं यूके में। एज पर टैक्स लॉज दिस डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन पाकिस्तान। एज पर टैक्स लॉज दिस डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन पाकिस्तान एज 20% टैक्स वॉज पेड इन, क्योंकि यूके में 20% टैक्स पे हो गया है, इसलिए एज पर पाकिस्तान लॉ ये माफ हो गया। पाकिस्तान लॉ वालों ने कहा इस पर टैक्स माफ करो, मजे करो, कोई टैक्स ना जमा करवाओ। मुझे बताएं ये जो इनकम है मेरी, क्या ये टैक्सेबल एट 35 है, टैक्सेबल एट 0 है, या टैक्सेबल एट 20 है? टैक्सेबल एट 35 वाले हाथ खड़ा करें, टैक्सेबल एट 0 वाले हाथ खड़ा करें, टैक्सेबल एट 20 वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि 0 टैक्स है इसका, तो नहीं देखो हमारी जो अकाउंटिंग हो रही होती है उसमें हम ये तो नहीं देखते कि पाकिस्तान वाले टैक्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे। हमारे तो डिविडेंड इनकम 16 मिलियन है, चाहे मैं पाकिस्तान में टैक्स दूं चाहे बाहर के मुल्क में टैक्स दूं। मेरे ख्याल से तो अगर पाकिस्तान वाले 2% टैक्स लगाते तो मैं आपको सादा सी बात बताता कि 2% पाकिस्तान वालों ने मांग लिया है, 20% यूके वालों ने मांग लिया है, तो मुझे तो यही समझ आ रही है कि मैं बेचारा 22% टैक्स दिया है। अब आप पता नहीं किस धुन के अंदर मगन है, नहीं हम पाकिस्तान में बैठे हैं। तो भाईजान डिविडेंड अगर आप बाहर से कमा रहे हैं और जो है मिसाल के तौर पे आप बाहर आ रहे थे, बाहर से किसी ने काट लिया टैक्स, बाहर से किसी ने काट लिया, तो उस काटे को आप काटा नहीं समझेंगे कि बाहर से मैं जो है वो वड़ा के आए हूं अपने आप को, वड्डा है मुझे किसी ने। मुझे तो लग रहा है, अच्छा चलें सारी बातें छोड़ें, आप दुआ लिमिटेड के ओनर एंड डायरेक्टर हैं तो आपका 0% टैक्स है। कैसे? आपका 20% टैक्स है भाईजान। हाँ, अगर पाकिस्तान वाले भी 2% मांग लेते
तो 22% होता। अगर पाकिस्तान वाले 10% मांगते और यूके वाले 0% मांगते तो फिर 16 मिलियन कटा कटाया नहीं, अर्न रिसीव नहीं लिखा हुआ, अर्न लिखा हुआ है। अर्न का मतलब होता है जो ग्रॉस है, इसका मतलब ये नहीं लिखा हुआ नेट ऑफ टैक्स। अब मुझे बता दें मैंने बाहर के मुल्क में कमाया कितना, 16। अगर मैंने 16 को इसमें पड़े रहने दिया, एक क्लास याद है जिसमें हमने 3 छोटी छोटी एग्जांपल्स की थी, इंटरेस्ट पड़ा रहने दूं या नहीं, डिविडेंड पड़ा रहने दूं या नहीं, छोटी छोटी एग्जांपल्स की थी। अगर मैंने इस 16 को अपनी अदर इनकम में पड़ा रहने दिया तो एंड पे सारी इनकम्स पे क्या रेट लगेगा, 35%। इज इट सो और नॉट? इससे एग्री करें फिर मैं आगे चलता हूं। मैं क्या करूं इसको फिलहाल? अच्छा आज सुन लें, एक और ऑप्शन बड़ी अच्छी अवेलेबल है, साथ साथ ही आप लोग एडलेस भी कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं, साथ साथ एडलेस कर सकते हैं। लेस डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होने की वजह से माइनस करा रहे हैं या सेपरेट रेट होने की वजह से? एंड पे मैं, मुझे याद कराइएगा, मैं थोड़ा सा और नीचे करके लिख लूं, टैक्स ऑन 16 एट 20, ये भी मुझे निकलवा दीजिएगा। इट इज ऑल्सो सीटीई डेबिट करंट टैक्स पेएबल टू यूके क्रेडिट। ये बात तो नहीं है कि मैंने पाकिस्तान में टैक्स देना है, यूके में भी तो मैंने टैक्स देना है जी। हाँ हाँ, पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे, कोई मसला ही नहीं, पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। अच्छा एक बंदा है मेरे, बताएं, वो एक्सपोर्ट सेल करता है, एक्सपोर्ट सेल का कारोबार करता है। अब एक्सपोर्ट सेल के ऊपर थोड़ा सा टैक्स पाकिस्तान में देता है, थोड़ा सा बाहर के मुल्क में देता है। अब वो बेचारा जो बाहर के मुल्क में टैक्स देता है उसकी एंट्री ना करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए ही ना। ये कैसे हो सकता है ना, मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं और मैं यूजर को बताऊं ना। पहले बता दें ये मेरा खर्चा है या नहीं, फिर अगली बात बाद में। 20% यूके में मैं टैक्स दे के आया हूं, खर्चा है कि नहीं? तो आज की बात सुन लें, टैक्स चाहे बाहर के मुल्क में दूं चाहे पाकिस्तान में दूं, टैक्स टैक्स है, उसको आपने करंट टैक्स की वर्किंग में कैलकुलेट करना है। नोट करें, इधर 12-13 लाइनें छोड़ के ये याद करने के लिए लोग ना लिखें, मैंने लिखा हुआ है, फिर जहां पे जगह बनेगी वहीं पे लिख लीजिएगा। 16 को क्यों माइनस किया है? अगर माइनस ना करता, अगर माइनस ना करता तो 35% लग जाता। मैं कितना लगाना चाहता हूं, 20%। लिखें इस पे अलग रेट है, इसलिए इसको माइनस करके नीचे अलग रेट लगा दें। इस पे अलग रेट है, इसलिए इसको माइनस करके नीचे अलग रेट लगा दें। अल्लाह भला करे। उधर रखें, उधर उधर। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में कितना टैक्स इसका बना जी? 0%। यूके में 20%। घर आके बेगम को क्या बताएगा कितना टैक्स मेरा बना? ये बेगम के सामने आदमी जरूरी है, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी आप लोगों का अगर दिल नहीं चाह रहा इस 20% की एंट्री करने को, तो फिर इसको यूके में भी माफ करवा के आए। देख लें आप लोगों ने जैसे करना है, मुझे बता दें, क्योंकि या तो यूके से टैक्स माफ करवा दें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोलें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने एंट्री की होगी कैश डेबिट। जर्नल एंट्रीज की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड इनकम उसने इंक्लूड किया हुआ है पूरा 16। उसने कितना इंक्लूड किया हुआ है? पूरा 16। तो हम निकाल भी कहेंगे कितना देंगे? 16। और 16 को माइनस कर कर इस पे क्या लगाएंगे? इस पे अलग रेट लगा देंगे। पूछें आपके जहन में सवाल क्या आ रहा है? नहीं, आपके जहन में टैक्स जो भी है, टैक्स 0% कैलकुलेट करें।
वन बाय वन। हाँ जी, हाँ इसको लेस इसलिए कि इस पे सेपरेट रेट है, बस ये बात। अगर लिखा होता डिविडेंड ऑफ 16 एज पर टैक्स लॉस, दिस डिविडेंड एग्जेम्प्ट इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो एग्जेम्प्ट इन यूके, फिर ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता। ओके, और एक बार याद रखिएगा, जितना इंक्लूड होता है उसी को रिवर्स करना होता है। ओन्ड एसेट्स, ये क्या अकाउंटिंग बीवी और टैक्स बीवी में 1 जनवरी 19 को फर्क क्यों आ रहा है, ये लिख लें जरा, ये डेट्स लिख लें। 2019 का अकाउंट है ना, टी अकाउंट है स्टेटमेंट फॉर्म में, फर्क क्यों आ रहा है? जहरी बात है, डेप्सियंस फर्क होती है, अकाउंटिंग WDV और टैक्स WDV में तो फर्क होता है हमेशा, और क्लोजिंग बीवीज में भी क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है, कोई मसला नहीं। अल्लाह का शुक्र है, ये हमारी कैरिंग अमाउंट है, ये हमारी टैक्स बेस है, मोजा ही मोजा। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस उसने हमें निकाल के दे दिया। अच्छा, वो ये पहली दफा फर्क आया है एडिशंस की कॉस्ट में। एक कह रहा है 460 का खरीद है और टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं 480 का खरीद है। देख लेंगे क्यों फर्क आया, सबर कर जाए, कोई कुछ छुरी थल्ले सा। इंपेयरमेंट इज नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स वाले कहते हैं इंपेयरमेंट माइनस ना करो, ठीक है। अब ऐसा करें, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन, अकाउंटिंग इंपेयरमेंट उल्टाकर टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन क्या कर दें, माइनस कर दें, क्योंकि स्टार डाल के लिखा हुआ है इंपेयरमेंट टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते। तो ऐड कर दें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट, और लेस कर दें टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। $284। इंपेयरमेंट वैसे पहली दफा नजर आई हमें, लेकिन जिस तरह अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन है तो इंपेयरमेंट भी तो अकाउंटिंग वालों की चीज है, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट में उल्टा दें और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। यार किसी के जहन में ना ये सवाल ना आए कि ये परमानेंट डिफरेंस है। एक मिनट, किसी के जहन में ये सवाल ना आए कि ये इंपेयरमेंट इज नॉट अलाउड का मतलब है ये फाइन की तरह परमानेंट डिफरेंस है। प्लीज, शायद एक दिन मैंने आपको बताया था, टैक्स वाले 100 को डेप्रिशिएट करते हैं, अकाउंटिंग वाले 70 डेप्रिशिएट करते हैं और 30 की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ओवरऑल सारे 100 रुपये ही खर्चे में डालते हैं। तो इस लॉजिक को छोड़ें परे, बस सादा सी बात याद रख लें, इंपेयरमेंट लॉस इज नॉट अ परमानेंट डिफरेंस, ये कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग वाले फॉरेन एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करते, वो डेप्रिशिएट भी करते हैं, कभी कभी इंपेयर भी करते हैं। अकाउंटिंग वाले तो यहां तक करते हैं, कभी कभी रिवैल्यूएशन लॉस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाले तो कभी कभी रिवैल्यूएशन लॉस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। टैक्स वाले कहते हैं नहीं, क्या करो, सिर्फ डेप्रिशिएट करो। आप बता दें अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला, 100, टैक्स वालों ने भी। तो इंपेयरमेंट और रिवैल्यूएशन लॉस को कभी परमानेंट डिफरेंस ना समझिएगा। हाँ, बस नहीं, वो तो फ्यूचर में देखेंगे ना, फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग में जो फर्क आएगा वो। मैं डेप्रिशिएट अंपेयर किसको कर रहे हो, एसेट को कर रहे हो, एसेट को तो उन्होंने भी डेप्रिशिएट कर देना इतनी अमाउंट से। कीप इट सिंपल, डन। अकाउंटिंग वाले बताएं एसेट की कॉस्ट को कैसे कैसे खाते हैं, मुंह ऐसे करके भी, मुंह ऐसे करके भी, और मुंह ऐसे करके भी खा लेते हैं पूरा 100। टैक्स वाले कहते हैं बंदों के पुत्र बनो, ऐसे करके खा लो। तो आरजी से फर्क है, खाना तो दोनों ने है, और खाना के नसीब में दोनों के 100 है। इट इज नॉट अ परमानेंट डिफरेंस। तो लिखें इंपेयरमेंट लॉस और रिवैल्यूएशन लॉस का उल्टाना, लिखें इंपेयरमेंट लॉस और रिवैल्यूएशन लॉस नॉट अलाउड है, लेकिन परमानेंट डिफरेंस नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस और रिवैल्यूएशन लॉस नॉट अलाउड है, लेकिन परमानेंट डिफरेंस नहीं है।
रिकॉन्सिलेशन में नहीं ले जाना इनको। इम्पेयरमेंट लॉस और रिवैल्यूएशन लॉस नॉट अलाउड है, यानी टैक्स वाले इसको माइनस नहीं करने देंगे, लेकिन परमानेंट डिफरेंस नहीं है। वजह, इसकी जगह टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे, पूरा 100, ये लोग भी 100। तो ये तो ऐसी ही बात चल पड़ी बीच में, आगे आए यार। ये टैकल करें जरा, डिस्पोजल की बीवी आ रही है। आपको पता है ये अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बने हुए हैं? आपको किससे पता चला ये अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बने हुए हैं? ये अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बने हुए हैं ना, तो ये अकाउंट्स बुक वैल्यू पे बने हुए हैं, टी अकाउंट फॉर्म में बने हुए हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में, तो ये भी डिस्पोजल्स की क्या होगी, बुक वैल्यू। सवाल में नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इस डब्बे के नीचे देखना आपको जायज नहीं है। इस डेटे से अकाउंटिंग और टैक्स वालों का गेन लॉस निकाल दें। जल्दी करें, जल्दी। चलें जी, वर्किंग नंबर 2, डिस्पोजल अकाउंट किन की नज़र में? असल में यार ये इतना आसान स्टैंडर्ड है, अब आई कैप को ना समझ नहीं आ रही कैसे टेस्ट करे, तो वो इस तरह की कड़िचें डाल रहा है बीच में। अकाउंटिंग वालों की बीवी, टैक्स वालों की बीवी, मेरा नहीं ख्याल कैश में इख्तलाफ होता है दोनों के, मुझे तो यही याद है कैश में कोई इख्तलाफ नहीं होता, ना खरीदते हुए कैश में इख्तलाफ होता है और ना बेचते हुए कैश में इख्तलाफ होता है। अब आपकी मर्जी है, मैं तो कहता हूं पेपर में जम्पशंस ना लें, बस जीरो ही ले लें, 61 फेंक दिया, वरना 100 रुपया ले लीजिएगा, 200 ले लीजिएगा, बस बराबर अमाउंट लीजिएगा। कैश में क्योंकि इख्तलाफ नहीं होता, बस गेन लॉस निकाल दें। दसो ना, गेन है लॉस है कितना, और इधर 92। इसे कहते हैं मरता क्या ना करता, ये वाली कैलकुलेशन करता। इसको भी देखना था, मुझे तो पेपर में समझ ही नहीं आया कि डिस्पोजल की बीवी को दी है, मैंने बीवी इग्नोर कर दी। तेरी बात है भाई, डिस्पोजल्स की बीवी अगर डिफरेंस है तो गेन लॉस भी तो डिफरेंट होगा ना। देखे ना, लर्निंग हो रही है अब आपकी, मेरी भी। अच्छा, अकाउंटिंग वालों का लॉस, बोल दें उल्टाना होता है, ये गेन है लॉस है, लॉस है। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा दें और टैक्स वालों का लॉस रिकॉर्ड कर दें। अकाउंटिंग वालों का लॉस और टैक्स वालों का लॉस, अच्छा वो तो डब्बे के बीच में दिया हुआ था, मुझे नहीं पता कि इसको भी लेना होता है। बाहर निकल के कह रहा है एक बच्चा, तो डब्बे के बीच में था, मुझे क्या पता था इसको भी देखना था। मैं तो इंपेयरमेंट और डेफिशिएंसी से खेल के आ गया, अब पता नहीं वो मेरे से खेले ना खेले आई कैप। उसको अपनी नस्लों के फ्यूचर से नहीं खेलने देना आप लोगों ने, डंके की चोट पे तैयारी करनी है। और बताऊं आप लोगों जैसे ही लोग पास होते हैं, कोई बाहर से नहीं आते कि कराची वाले अलग, लाहौर वाले अलग, फैसलाबाद वाले अलग, चलो ऐश्वरी फैसलाबाद वाले, ये वाला चक्कर नहीं है। अच्छा, ये मैंने पिछली क्लास में समझाने की कोशिश की थी, अगर तो समझ आ रहा है बता दें, वरना फिर इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्या करना है इस 20 का, डिफरेंस ऑफ 20 इन एडिशंस रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब है बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, इंक्लूड नहीं लिखा हुआ, रिप्रेजेंट। ये 20 का डिफरेंस इस वजह से है कि फॉरेन एक्सचेंज लॉस आया है एसेट के खरीदने पर, जिसको
कॉस्ट में डाल दिया टैक्स वालों ने, 20 को टैक्स वालों ने कॉस्ट में डाल दिया, फिर अकाउंटिंग वालों ने कहां डाला होगा? एक्सचेंज लॉस को। लिखें एक्सचेंज लॉस को अंडरलाइन करके, अकाउंटिंग वालों ने P&L में डाला है। ये सवाल नहीं बताएगा, ये IAS 21 पढ़ा हुआ है हमने। एक्सचेंज लॉस को अंडरलाइन करके अकाउंटिंग वालों ने P&L में डाला होगा, अकाउंटिंग वालों ने P&L में डाला होगा। ये कैसे पता चला आपको? IAS 21 अकाउंटिंग वालों ने P&L में डाला होगा। अच्छा, अब अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं खर्चा रिकॉर्ड कर लो, टैक्स वाले कह रहे हैं खर्चा भी रिकॉर्ड ना करो, इसको कैपिटलाइज कर दो। आप बोलें जब हमारे खर्चों पे वो नजर मारेंगे तो कहेंगे ये 20 का खर्चा तुम्हें माइनस करने की इजाजत नहीं है, इस खर्चे को ऐड बैक कर दो। इसकी जगह फ्यूचर में हम तुम्हें 20 को इसमें डाल के डेप्रिशिएट करने देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन के नाम से। परेशान ना होना, मलंग पर नहीं है, परेशान ना हो। चलें, मेरा सादा सा सवाल, अकाउंटिंग वालों ने 20 रुपए को कहां डाला? P&L में। टैक्स वाले कह रहे हैं इसको एसेट की कॉस्ट में डाल दो। फिर अब करंट टैक्स करते हुए क्या करना चाहिए? टैक्स वालों की बात माननी चाहिए। क्या करें फिर? P&L में खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड किए, इससे क्या करें? उल्टा दें, रिवर्स करें, रिवर्स करें एक्सचेंज लॉस। करंट टैक्स की वर्किंग टैक्स लॉज के मुताबिक हो रही है, टैक्स लॉज वाले इसे माइनस नहीं करने दे रहे। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह फिलहाल ऐड कर दें, इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। जब मैं उधर बनाऊंगा इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर, फ्यूचर में डिडक्टेबल हो जाएगा। क्यों डिडक्ट होगा? डेप्रिसिएशन के नाम से। वैसे भी बोलें एक्सचेंज लॉस को उल्टाना चाहिए ना, पहले ही माइनस हुआ है तो माइनस और तो नहीं कर सकते। तो एक्सचेंज लॉस, अकाउंटिंग लॉस, इनको उल्टाया जाता है। ओके, as per tax laws, research for year is allowable in next year. तू नहीं करता। As per tax laws, research for year is allowed in next year. टैक्स वाले कहते हैं, बोंगे से हैं, रिसर्च फॉर द ईयर जो हम रिकॉर्ड करते हैं, वो कहते हैं यार ये इसको रिकॉर्ड ना करो, जो भी अमाउंट है इसको ना अगले साल रिकॉर्ड कर लेना, अगले साल रिकॉर्ड कर लेना। 19 में हमने जो रिकॉर्ड की होगी, 19 में हमने जो रिकॉर्ड की होगी P&L में, वो कब माइनस करने देंगे? अकल चाहिए बस, इस एडजस्टमेंट के लिए अकल चाहिए आपकी बस। 19 में हम जो रिसर्च माइनस करेंगे इट विल बी अलाउड इन ऑन पेमेंट, नहीं टी अकाउंट नहीं खोलना मैंने, ऑन पेमेंट मूवमेंट कुछ नहीं लिखा हुआ, वो अगला पॉइंट है। बस रिसर्च फॉर ईयर इज अलाउड इन नेक्स्ट ईयर, इसमें कोई प्रीपेड पेबल के अकाउंट नहीं खोलने, प्रीपेड पेबल लिखा ही नहीं हुआ। हमारे साल की रिसर्च ये बोंगी सी है, जैसे बात इस साल हमने पेट्रोल लिया जनरेटर का, टैक्स वालों ने कहा यार इसको अगले साल माइनस कर लो। हमने कहा फिर इस साल क्या माइनस करें? पिछले साल का पेट्रोल। इसी तरह की बात है ना, इसी तरह की बात है। ठीक है जी, तो दोपहर को खाना पड़ा हुआ है, बेटा ना खाओ, फिर क्या खाऊं? सुबह वाला खा लो। अच्छा फिर रात को, फिर दोपहर वाला। अच्छा मेरी जिंदगी ऐसे ही है। इस साल का खर्चा वो कह रहे हैं अगले साल माइनस कर लो। सिर्फ 19 को जहन में रखें, 19 को, 19 का खर्चा कब माइनस करेंगे? 20 की करंट टैक्स की वर्किंग तो मैं कर ही नहीं रहा, लेकिन 19 का खर्चा 19 में डिसअलाउ होगा, एड बैक होगा, एड बैक होगा, एंड इट विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर, एंड इट विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर, इट विल बी लाइक एसेट। जो दो एडवर्टाइजमेंट की एक एग्जांपल की थी, एडवर्टाइजमेंट में कहा था 3-4 सालों में वो माइनस करने दे रहे हैं। चलें छोड़ें, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के साइड पे मैं चला गया, इसको बाद में सोचते हैं। करंट टैक्स,
खर्चा फॉर 19 विल बी अलाउड इन 20 वाली स्टेटमेंट से आप मेरे एग्री करते हैं? खर्चा फॉर 19 विल बी अलाउड इन 20 मींस नॉट अलाउड इन 19। फिर 19 में क्या अलाउ होगा? खर्चा 18 विल बी अलाउड इन 19। रिसर्च फॉर द ईयर एज ऑन टाइप एडजस्टमेंट नहीं है कि टी काउंट बनाओ फॉर, थोड़ा सा इधर ये क्या कर, इधर देख, रिसर्च फॉर द ईयर इज 25 एंड फॉर द ईयर पिछला साल इज। मैं आपके सामने P&L बनाता हूं PBT तक। मुझे ये बताएं, मैंने P&L में 19 में कितना माइनस किया? और 18 में 64। उन्नीस के PBT तक पहुंचते हुए मैं कितना माइनस कर चुका हूं? एज पर टैक्स लॉस दिस विल बी अलाउड इन, means it is not allowed in this year. अच्छा, ये तो मैंने P&L बना के दिखाया ना, जैसे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कभी यहां लिख के दिखा दूं। इसका मतलब है जो 18 वाला हमारा खर्चा होगा वो 18 में टैक्स वाले ने कहा होगा कि हम आपको माइनस करने देंगे 19 में, तो 18 में उन्होंने माइनस नहीं करने दिया होगा। अब वो क्या कर लें? मुझे बताएं, ये 19 के साल में खर्चा माइनस के साल का हो रहा है 18 का, तो खर्चा ऑफ 18 अलाउड, एंड अगली लाइन बोलें, खर्चा ऑफ 19 डिसअलाउ। कुछ इस किस्म की बात बनेगी। वो रिसर्च का लफ्ज़ खुद लिख लें, वो आगे फिगर से पता चल जाएगा। 2564। आगे आखिरी दफा जरा दोबारा पढ़ लें। हमारे साल की रिसर्च अगले साल माइनस कर लेना, थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। 25 हमने माइनस कर लिया होगा, लेकिन वो कह रहे हैं अगले साल माइनस कर लो। क्या करें? ऐड कर दें। गुड। अगली बात, 18 हमने पिछले साल माइनस किया होगा, उन्होंने कहा होगा पिछले साल रहने दो, इस अगले साल माइनस कर लेना, तो इसको 19 में माइनस कर लें। फिर खर्चा ऑफ 18 विल बी अलाउड इन 19। नेक्स्ट। हाँ, एक्सेलेंट, पिछले साल 64 ऐड हुआ होगा। अठारह में 64 ऐड हुआ होगा और 20 में 25 लेस हो जाएगा। ईयर अकाउंट बताएं, हाउ टू टैकल रेंट एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। अकाउंट खोलें। एज एट है, फॉर द ईयर है, एज एट है। बिल्कुल रिलैक्स रहें। प्रिपेयर टी काउंट, बैलेंसिंग देखें किस साइड पे आ रहे हैं। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी काउंट, प्रिपेयर टी काउंट। टैक्स वाले कौन सी काउंटिंग फॉलो करें? रिवर्स एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड पेमेंट।
रिवर्स एक्सपेंस, रिकॉर्ड पेमेंट। रिकॉर्ड पेमेंट इन deferred टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, टैक्स बेस विल बी 0 क्योंकि कैश अकाउंटिंग। हाँ, रेंट पेड। आगे जी, मोबाइल ही यूज करना, मोबाइल यूज नहीं करना। 0.5 प्लीज इधर देखें। एज ऑन 31 दिसंबर 18, पिछले साल तक टैक्स वालों के मुताबिक लॉस थे 90, जिनके अगेंस्ट हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह अगले सालों में प्रॉफिट आ जाएंगे। पिछले साल तक लॉसेस थे। ये पास पेपर का क्वेश्चन 5 लिखे यहां, पास पेपर का क्वेश्चन 5। पिछले साल ये लॉसेस थे। पिछले साल इनका नाम क्या होगा? अनयूज्ड। ये टैक्स लॉसेस होते हैं ना, अनयूज्ड। पिछले साल इनको किस में लेके जाना है? डेफर टैक्स में। अगर पिछले साल के लॉसेस हैं तो कोशिश करके उनको इस साल माइनस करना है। तो मैंने कहा था लॉस एज ऑन 18 की डेफर टैक्स की वर्किंग में जाएगा, 19 की करंट टैक्स की वर्किंग में जाएगा। दोबारा लिख लें, लॉस एज ऑन 18 की डेफर टैक्स की वर्किंग में जाएगा और 19 की करंट टैक्स की वर्किंग में। पास पेपर क्वेश्चन 5 लिख लें ताकि याद रहे। लॉस एज ऑन 18 की डेफर टैक्स की वर्किंग में जाएगा और 19 की करंट टैक्स की वर्किंग में जाएगा। नहीं ना, पता भी तो होना चाहिए ना, माइनस तो करना है 90। पिछले साल का कितना लॉस है? कोशिश करते हैं इस साल अल्लाह करे माइनस हो जाए, कोशिश करते हैं इस साल माइनस हो जाए। लेस टैक्स ऑन 40 at the rate of 35%। 17 पॉइंट। भाईजन इसमें से आधी वर्किंग सही करनी होती है, आई क्या पास कर देता है, और आधी आगे डेफर टैक्स की सही करनी है, वहां से पास हो जाएंगे। फिर रिकॉन्सिलेशन का फॉर्मेट बना के फिगर्स डालने उधर से पास हो जाएंगे। फिर DTL स्लैश एज आधा इसमें से सही करना होता है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। आई क्या को पता नहीं क्या है, ये जी बनी के फारक कहते हैं आधा सही कर दो। यार हाथ दोगी, पढ़ पढ़ मर के तो एंड पे आके यही सुननी थी, आधा सही कर दो। पढ़ते ही ना, नहीं ज्यादा होगी। अच्छा नहीं, आधा भी नहीं सही होता होगा, क्या मतलब यार? चलो डिविडेंड इनकम माइनस नहीं किया, अकाउंटिंग डेफिशिएंसी और इंपेयरमेंट तो ऐड करके टैक्स डेफिशिएंसी माइनस कर दी होगी, ठीक है। तो इतना तो होना चाहिए, अब हल्का फुल्का तो बंदा कर ही लेता है। वहां बैठ के नहीं होता, जैसे हमने फुटपाथ पे बैठे थे, आई क्या आगे डिग्री थी, वहाँ हम भी वहां बैठ के गई तो देखा हुआ है। हाथ दोगी? हमारा तो एक पेपर आया था, वो लगा था शायद आई कैप का है ही नहीं, पता नहीं किस सब्जेक्ट का, IT का पेपर। फिर दाएं बाएं लोगों को देखा, उन्होंने करना शुरू कर दिया, चलो हम भी शुरू कर देते हैं करना। फिर पास हो गया। बस शुरू करना होता है, चीज़ें तो खुद ही आती जाती हैं। आपने ये नोट किया होगा, पेपर बंदा करना शुरू करता है, ऐसी चीज़ें आना शुरू होती हैं, आपकी सोच है। मेरे ख्याल से टेम्परामेंट का ज़्यादा इम्तिहान लेता है वो, और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब वो जितना आपने जगह छोड़ दी है नोट बनाने के लिए, वो जगह छोड़ दें। रिक्वायरमेंट B में सॉल्व करने लगा हूँ, पहले सफ़े पे आ जाएं। नोट के लिए आप 10-12 लाइनें छोड़ दें और रिक्वायरमेंट B सॉल्व करने लगा हूँ। DTL/A एज ऑन 31/12/18 पहले ऊपर कर लेते हैं, और नीचे DTL/A एज ऑन 31/12/19।
नहीं, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, वो आई कैप का मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया था, पूरा लिखें आप। ओके, भैया अदर इनकम में जो जाता है बैड डेट रिकवरी, उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी, इनकम क्रेडिट। इट इज़ नॉट अ बैलेंस शीट टाइप आइटम, इट इज़ अ P&L टाइप आइटम। तो इसलिए कोई डेटर नहीं है जो रिसीवेबल शो करूँ मैं, बल्कि डेटर उल्टा पैसे दे गया है, तो देयर इज नो डेटर का कैरी डाउन। प्लीज इग्नोर दिस एडजस्टमेंट। सर हमने सोचना भी नहीं था इसमें कोई कैफिट, चले आ गए। और ये डिविडेंड के साथ रिसीवेबल नहीं लिखा हुआ, अगर रिसीवेबल लिखा होता ना फिर मैं टी अकाउंट शी अकाउंट बनाता और सारा काम करता। ना रिसीवेबल लिखा हुआ है ना अनअर्न्ड लिखा हुआ है, डिविडेंड तो वैसे अनअर्न्ड होता भी नहीं। डिविडेंड के साथ कोई रिसीवेबल नहीं लिखा हुआ कि मैं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में लेके जाऊं। डेफर्ड टैक्स में बैलेंस शीट टाइप चीजें जानी है। नेक्स्ट 1700 और 1116, 1700 और 1116 जी, आगे बोलें। 1474 और 1220। कोई बच्चा गया है जो पढ़ रहा था इधर बैठ के, वो निकला है, वो टोन से पकड़ना था यहां से उसको। यार यानी कि हम इधर हैं और लोग जा रहे हैं, देखो पेज नंबर कौन सा था? 382। As per tax laws, research for the year is allowed in next year. वो 20 इस 1220 में पड़ा है, पड़ा है। आगे चल यार, ये मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ, फिर मैं टाइम देख के ना, टाइम की नज़ाकत देख के रिसर्च पे बहस करूँगा। थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे, रिसर्च पे बहस करेंगे। पहले इजी मार्क्स लें, इन दोनों एडजस्टमेंट को ख़त्म कर दें। एक एक लाइन छोड़ के प्रीपेड 6 और 1, एक एक लाइन छोड़ दें। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है रेंट है? रेंट है। कितना? टैक्स बेस, क्योंकि कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? कैश अकाउंटिंग। सबर वाला सिनेरियो है, सबर करें, चीजें सोच सोच के चलें। और प्रीपेड रेंट ओके। लास्ट अनयूज लॉसेस एज एट 31 दिसंबर 2018 एज एट बैलेंस शीट टाइप चीज है भाईजान, बट इट वॉज एज एट 31 दिसंबर 18, इट वॉज नॉट एट 31 दिसंबर 19। 31 दिसंबर 19 में एज एट पता है क्या होता? अगर मैं ये -90 माइनस करता इधर जवाब -2 या 3 आ जाता, फिर ये एज एट होता। तो अल्लाह का शुक्र है इधर प्रॉफिट है। तो एज एट टाइप चीजें कहां जाती हैं? डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में एज एट टाइप चीजें। और फॉर द ईयर करंट टैक्स। पिछले साल तक लॉस कितना था? तो क्या हमें उम्मीद थी कि फ्यूचर में टैक्स बचेगा? इसलिए पास पेपर क्वेश्चन 5 में मैंने आपको यह बताया था कि नहीं यार, खुदा के लिए इसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं होती। 90 को इधर लिखने हैं 18 में और 19 में इधर ले आना। जरा 0. हाँ, साथ साथ लिखें डेफर्ड टैक्स एसेट 0.
31.5। नहीं, कैरिंग अमाउंट टैक्स पे इसका तस्वुर नहीं है। IAS 12 वाले सीधे कहते हैं कि इस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाओ, क्योंकि ये बैलेंस शीट टाइप अकाउंटिंग वालों की नज़र में कोई चीज़ नहीं है, इसलिए इसकी कैरिंग अमाउंट लिख के अजीब सी बात होगी फिर, बट टैक्स वालों की नज़र में लॉस है। पास्ट पेपर क्वेश्चन 5 में ये किया था। ओके, आखिरी चीज़ जी सवाल में, पहले यहाँ पे इजी मार्क्स ले लें और थोड़े से। सवाल में लिखा हुआ है ईच, हर एक को अलग अलग निकालना है। ये रूल कौन से लग रहे हैं? 1 5 20 DTL। एक लाइन मैंने खाली छोड़ी हुई है, एंड डेट इज फॉर रिसर्च। DTA बोले 31 बट TTD पता है आपको? 88 पॉइंट। ओके, अब बस एक चीज रह गई है, रिसर्च, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बताएं जी, एडवर्टाइजमेंट वाला सवाल किया हुआ है हमने तसल्ली से। अलाउड ओवर 4 years, अलाउड ओवर 4 years। एक्सपेंस में चला गया ना, कैरिंग अमाउंट 0 है। हाइब्रिड वाले जरा हाथ खड़ा करें, समझ आ गया? एक्सपेंस में चला गया है, इसलिए कैरिंग अमाउंट क्या है? 0 है। फ़ोन छोड़ देना, इंपॉर्टेंट बात हो रही है, बस छोड़ दें। अच्छा, अब मुझे बता भाईजान, यार तो पक्का ही आपको उधर भेज देते हैं हम, देख लिया करो कौन कौन फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट वाले में बात की थी पास पेपर क्वेश्चन 9 में। यार एक चीज़ को अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाल दिया है, अब मैं कैसे उसकी कैरिंग अमाउंट शो करूँ? खर्चा है तो खर्चा तो बैलेंस शीट में नहीं जाता। टैक्स बेस भी मैंने निकलवाई थी। टैक्स वाले कहते हैं इसको 4 साल में खर्चे में डालो। 20 डिवाइडेड बाय 4, तो पहले साल 5। अब बता दें 20 माइनस 5 15। 15 में से 5 डिडक्ट हो जाएगा अगले साल, फिर 5 डिडक्ट हो जाएगा अगले साल, फिर 5 डिडक्ट हो जाएगा अगले साल। ये बात कितने लोगों को याद आ रही है? क्लियर? ये एक मिसाल मैंने आपको दी है, इसको इंशाल्लाह मैं आपको फिर तस्वीर खींचने दूंगा। अच्छा नहीं, इधर छोड़ो, हमारे सवाल में क्या है, इधर छोड़ो। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, 2024 के अंदर एक एक्सपेंस है 20 रुपए का, अलाउड इन नेक्स्ट ईयर। अलाउड ओवर 4 years या अलाउड इन नेक्स्ट ईयर? अलाउड इन नेक्स्ट ईयर।
जी कैरिंग अमाउंट जी अलाउड इन नेक्स्ट ईयर, तो हमारे साल कितना अलाउ हुआ? 0। व्हाट वाज टोटल? व्हाट इज अलाउड एज डेप्रिसिएशन? मैंने कहा था इसको डेप्रिसिएशन कितना ले लें? 0। व्हाट इज टू बी अलाउड? ये वाला कॉन्सेप्ट है, शायद आपको समझाने की कोशिश करनी है। ये तस्वीर खींच लें। डेट वाज अलाउड ओवर 4 years एंड डेट इज टू बी अलाउड इन नेक्स्ट ईयर। जी कैमरा निकालें, कैमरा मोबाइल। यार बस करते हैं इसको। नहीं, सिर्फ अब 2 इंशाल्लाह गिन के 2 मिनट दे दें। मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा दूं इसका, और ये सब्र इधर आप लोगों ने ना आप सोच के आना है। रिसर्च को मैं ऐसा टाइप कोई चीज बना रहा हूं, ऐसा टाइप कोई चीज बना रहा हूं। 18 वाली डिडक्टेबल इन फ्यूचर है, 18 वाली डिडक्टेबल इन 19 है। 18 वाली कितनी है? 64। और इधर मैं 0 लिख रहा हूं। डिस्कस इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, आप लोगों ने सोच के आना है। इधर रिसर्च को मैं एसेट बना रहा हूं टैक्स वालों की नजर में। हमारे साल में तो खर्चा है ये, डिडक्टेबल इन फ्यूचर। टैक्स वालों की नजर में कितनी है? 25। तो इसमें इंशाल्लाह हम अगली क्लास में बात करेंगे। कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि टैक्स वालों की नजर में ये एसेट टाइप चीज है, तो इसको एसेट बना लें। अगले